नमस्कार। आज 23 अगस्त 2025 है। कारोबारी दुनिया में आज भी काफी कुछ चल रहा है। हमने ढेर सारी खबरें, कंपनी घोषणाएं और बाजार विश्लेषण देखें ताकि सबसे जरूरी बातें आप तक पहुंचा सकें। आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी कॉरपोरेट खबरों की, जैसे अडानी पोर्ट का नया लॉजिस्टिक्स पार्क। हाँ, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं चेन्नई और बेंगलुरु में। बिल्कुल। और बैंकिंग फाइनेंस में भी काफी कुछ है। यस बैंक में विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है। तो वहीं कुछ बैंकों पर सीबीआई जांच की भी बात है। और हाँ, जीएसटी बदलावों की उम्मीदें भी हैं। तो मकसद साफ है, इस पूरी जानकारी को समझना ताकि भारत के मौजूदा इकोनॉमिक और कॉरपोरेट माहौल की एक साफ तस्वीर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कॉरपोरेट जगत से। अडानी पोर्ट्स ने कोची के पास कलामासेरी में एक बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव रखी है। हाँ, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है ना? 70 एकड़ में फैला है, 600 करोड़ से ज्यादा का निवेश और करीब 1500 नौकरियां। और फ्लिपकार्ट इसका मुख्य ग्राहक होगा, ये भी सुना है। हाँ, फ्लिपकार्ट। तो ये तो केरल के लॉजिस्टिक्स सीन को काफी बदल सकता है। बिल्कुल, ये केरल को एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। और देखिए, ये अकेला डेवलपमेंट नहीं है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी चेन्नई में ओएमआर पर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, हाँ वहीं, एक बड़ा मिक्स यूज प्रोजेक्ट ला रहा है। मिक्स यूज मतलब ऑफिस स्पेस भी, होटल भी। अच्छा। 7 एकड़ जमीन पर 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस और एक 5 स्टार होटल भी। वाह। और साथ ही बेंगलुरु में ब्रिगेड लेक क्रेस्ट नाम से एक प्रीमियम रिहायशी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इससे करीब 950 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है उन्हें। तो मतलब दक्षिण भारत के खास इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कंपनियां बड़ा दाव लगा रही हैं। एक तरफ लॉजिस्टिक्स, दूसरी तरफ हाई एंड कमर्शियल और रिहायशी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये दिखाता है कि इन बड़े शहरों के जो प्रमुख व्यावसायिक गलियारे हैं ना, वहाँ गतिविधियां तेज हो रही हैं। कंपनियां भविष्य के ग्रोथ सेंटर्स पर फोकस कर रही हैं। लेकिन ग्रोथ के साथ चुनौतियां भी आती हैं, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए। जैसे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ हो रहा है। सुना है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बोर्ड लेवल पर काफी फेरबदल हुए हैं, नए डायरेक्टर्स, अधिकारी। सही। और दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील को ओडिशा सरकार से 1473 करोड़ के खनन बकाया का नोटिस मिला है। ओह, तो वो क्या कह रहे हैं इस पर? वो कह रहे हैं कि वो इसे कानूनी चुनौती देंगे। तो ये दिखाता है कि बड़ी कंपनियों को ऑपरेशनल और रेगुलेटरी दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ता है। इसी तरह की स्ट्रैटेजिक चालें दूसरी कंपनियों में भी दिख रही हैं। फोर्स्को इंडिया है, वो मॉर्गेनाइट क्रूसिबल इंडिया में 75% हिस्सेदारी खरीद रही है। अच्छा, फोर्स्को ये फाउंड्री बिजनेस में ना? हाँ बिल्कुल, धातु ढलाई का बिजनेस। तो इससे उनकी पकड़ और मजबूत होगी। ये सौदा शेयर स्वैप के जरिए हो रहा है ना? इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, तो शेयर स्वैप कैश नहीं देते। फोर्स्को मॉर्गेनाइट के शेयर धारकों को अपनी कंपनी के शेयर देगी। एक तरह से शेयरों की अदला बदली हो गई। समझ गया। और जो बाकी 25% हिस्सेदारी है, उसे खरीदने के लिए फोर्स्को ने ओपन ऑफर भी दिया है। वो बाकी शेयर धारकों को भी मौका दे रहे हैं कि वो अपने शेयर बेच दें एक तय कीमत पर। ठीक है। और रिलायंस ने भी नोयान शिपयार्ड में वेल्सपन की बची हुई हिस्सेदारी खरीद ली है। हाँ, 6.1% हिस्सेदारी थी वेल्सपन कॉर्प की, वो रिलायंस ने करीब 45 करोड़ में खरीद ली। तो अब नोयान शिपयार्ड पूरी तरह रिलायंस का है। और वेल्सपन कॉर्प अब शिपयार्ड बिजनेस से पूरी तरह बाहर। बिल्कुल। और सेंट्रम कैपिटल भी अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस उसे वीवर सर्विसेज को 430 करोड़ रुपए में बेच रही है। तो ये सारे सौदे क्या दिखाते हैं? एक बड़ा ट्रेंड है क्या? हाँ, एक तरह से ये सब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और फोकस शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं। कंपनियां अपने कोर बिजनेस पर जिसमें वो माहिर हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और जो बिजनेस उनके लिए उतने जरूरी नहीं लगते या जिनमें ग्रोथ कम दिख रही है, उनसे बाहर निकल रही हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को ज्यादा शार्प और केंद्रित बना रही हैं। कॉर्पोरेट दुनिया की इन हलचलों का असर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर भी साफ दिख रहा है। यहाँ कुछ चिंता वाली खबरें भी हैं। हाँ, वो सीबीआई वाली खबर। जी, सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खिलाफ एसबीआई से जुड़े 2000 करोड़ से ज्यादा के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया है। तलाशी भी हुई है। ये तो गंभीर मामला है। और एक और खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा धोखाधड़ी केस में एक भगोड़े अपराधी दिनेश डी गहलोत, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा। हाँ, तो ये मामले बैंकिंग सेक्टर में जो रिस्क मैनेजमेंट और कर्ज वसूली की चुनौतियां हैं ना, उन्हें फिर से सामने लाते हैं। बैंकों को बहुत सावधान रहना पड़ता है।
कुछ अच्छी खबरें भी है बैंकिंग सेक्टर से। पंजाब एंड सिंध बैंक की क्रेडिट रेटिंग सुधरी है। हाँ, केयर रेटिंग्स ने उसे AA स्टेबल कर दिया है। ये निश्चित रूप से बैंक की बेहतर होती माली हालत का संकेत है। जी, रेटिंग अपग्रेड का मतलब है कि एजेंसी को बैंक की कर्ज चुकाने की क्षमता पर भरोसा बढ़ा है ना? बिल्कुल, ये बैंक के लिए, उसके निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और शायद सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर येस बैंक से जुड़ी है। हाँ, यस बैंक वाली खबर तो वाकई बड़ी है। आरबीआई ने जापान के बड़े बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC को यस बैंक में करीब 25% मतलब 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है येस बैंक के लिए। एक तरह का विश्वास मत है ये, खासकर उनके पिछले मुश्किल सालों को देखते हुए। बिल्कुल, इतने बड़े विदेशी बैंक का निवेश आना ये तो दिखाता है कि यस बैंक में अब भरोसा लौट रहा है। हाँ, और ये येस बैंक के पुनरुद्धार मतलब पटरी पर लौटने की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। और शेयर धारकों ने प्रशांत कुमार को भी फिर से MD और CEO बनाने को मंजूरी दे दी है अप्रैल 2026 तक। जी, तो मैनेजमेंट में भी स्थिरता बनी रहेगी। तो ये तो हुई बैंकों की बात। निवेश के ट्रेंड्स में भी कुछ बदलाव दिख रहे हैं। चांदी में निवेश बढ़ रहा है, उसे अगला सोना कह रहे हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प ट्रेंड है। चांदी की कीमतों में हालिया तेजी आई है और उसकी औद्योगिक मांग भी है, तो निवेशकों की रुचि बढ़ी है। अच्छा, और अब सिल्वर ETFs और फंड ऑफ फंड्स जैसे तरीकों से आम निवेशकों के लिए भी चांदी में पैसा लगाना आसान हो गया है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे फंड होते हैं जो चांदी में निवेश करते हैं और आप इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। और फंड ऑफ फंड्स वो म्यूचुअल फंड है जो खुद चांदी नहीं खरीदते, बल्कि चांदी वाले दूसरे ETFs या फंड्स में निवेश करते हैं। समझ गया। और निवेशक अब सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के CEO का भी यही कहना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निवेशक अब सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कितना मुनाफा मिला, वो ये भी देख रहे हैं कि वो मुनाफा कमाने के लिए जोखिम कितना उठाया गया था। अच्छा, मतलब कम रिस्क लेकर अगर ठीक-ठाक स्थिर रिटर्न मिल रहा है, तो कई निवेशक उसे ज्यादा रिस्क वाले बहुत ऊंचे रिटर्न से बेहतर मान सकते हैं। ये एक ज्यादा मैच्योर सोच है, कह सकते हैं। समझ गया। तो इन सब कॉर्पोरेट और बैंकिंग डेवलपमेंट्स के बीच शेयर बाजार का मिजाज कैसा चल रहा है? निफ्टी में मिला जुला रुख है। हाँ, मिला जुलाई है। तकनीकी पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन के संकेत मिल रहे हैं। कंसोलिडेशन मतलब? बाजार एक दायरे में है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। बिल्कुल, निवेशक शायद किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ तो घरेलू विकास दर ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है और वहां फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कब घटाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। और विदेशी निवेशक FIIs वो तो बिकवाली कर रहे हैं। अगस्त में अब तक 25,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। हाँ, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बड़े फंड्स हैं, वो कुछ पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, हाँ, वो खरीदारी कर रहे हैं। इससे बाजार को सहारा मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो बाजार और कई सेक्टर्स पर छाया हुआ है, वो है GST सुधारों की उम्मीद। हाँ, ये तो बड़ी चर्चा है आजकल। खासकर ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, ये सब सेक्टर दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। खबर तो ये भी है कि ऑटो सेक्टर में गाड़ियों की बुकिंग धीमी हो गई है, क्योंकि लोग दिवाली तक संभावित GST कटौती का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और ब्लू स्टार के MD ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर AC पर GST कम नहीं हुआ तो बिक्री 50% तक गिर सकती है। लोग बड़ी खरीदारी रोक रहे हैं। हो, बीमा प्रीमियम पर भी GST हटाने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हुआ तो पॉलिसी सस्ती हो सकती है, लेकिन बीमा कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि GST काउंसिल क्या फैसला लेती है। इसका असर तो बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत व्यापक असर होगा। GST की उम्मीदों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV मार्केट में तेजी लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेसवे पर EVs के लिए टोल माफ कर दिया है। हाँ, ये EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है। और देखिए, वॉर्ड विजर्ड और बैटरी स्मार्ट ने स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए साझेदारी की है। स्वैपेबल बैटरी मतलब बैटरी बदलने वाली? हाँ, आप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के बजाय तुरंत एक चार्ज की हुई बैटरी से बदल सकते हैं।
इससे ईवी खरीदने की शुरुआती लागत 20-30% कम हो सकती है, क्योंकि आप बिना बैटरी के गाड़ी खरीद सकते हैं और बैटरी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। ये तो बढ़िया है। और बजाज ऑटो ने चेतक की सप्लाई फिर शुरू कर दी। हाँ, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई सुधर गई है जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में लगते हैं, बीच में इनकी कमी हो गई थी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत सिर्फ ईवी में ही नहीं, दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। जीपीयू क्षमता 100,000 यूनिट तक पहुंचाने का लक्ष्य है अगले 18 महीनों में। हाँ, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अगले 5 सालों में स्पेस सेक्टर में 5 यूनिकॉर्न बनने की भविष्यवाणी की है। यूनिकॉर्न मतलब $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप। ये बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, दिखाते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जहां टेक्नोलॉजी पर थोड़ी मुश्किल है, वो है ऑनलाइन गेमिंग। हाँ, वो नया बिल आने के बाद। बिल्कुल। Dream11 जैसी कंपनियों ने रियल मनी गेमिंग बंद कर दिया है। रियल मनी गेमिंग मतलब जिसमें लोग असली पैसा लगाकर खेलते हैं। और Dream11 ने तो अब ड्रीम मनी नाम से एक वेल्थ मैनेजमेंट ऐप लॉन्च किया है। बिजनेस बदल रहे हैं क्या? लगता तो यही है। और पेमेंट गेटवेज को भी इस वजह से 30,000 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व नुकसान का अनुमान है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वो कोर्ट जाएंगे शायद। हाँ, कई कंपनियां कानूनी चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे रेगुलेटरी बदलाव किसी पूरे सेक्टर को हिला सकते हैं। सही है। इन सब सेक्टर लेवल बदलावों के बीच कुछ कंपनियों के अपने प्रदर्शन की बात करें तो मिले जुले नतीजे रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ ने बहुत अच्छा किया है, जैसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का पहली तिमाही का मुनाफा करीब 69% बढ़ा है। वाह। और मिश्रा धातु निगम यानी मिढानी का मुनाफा तो 150% उछल गया है। 150%? मिढानी तो वो एडवांस्ड मेटल्स बनाती है ना, डिफेंस वगैरह के लिए। हाँ, बिल्कुल। खास तरह के मेटल्स जो रक्षा और एरोस्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में काम आते हैं। वो रक्षा ऑर्डर्स पर काफी निर्भर हैं और अगले कुछ सालों में अपना राजस्व दुगना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियों को दिक्कतें भी आई हैं। हाँ, जैसे सुदल इंडस्ट्रीज का मुनाफा गिरा है और गणेश इकोस्फेयर जो रिसाइकल्ड पॉलीएस्टर बनाती है पीईटी बोतलों से। हाँ, उन्हें कच्चे माल यानी इस्तेमाल की हुई बोतलों की बढ़ी कीमतों से जूझना पड़ रहा है। तो अलग-अलग कंपनियों की अपनी अलग चुनौतियां हैं। परंतु कई कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स और बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। एसजेवीएन के बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का उद्घाटन हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री ने किया था 66,000 करोड़ का। विशाल ऑर्डर है ये बड़े ऑर्डर्स साफ तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सरकारी खर्च का असर दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया का फोकस दिख रहा है। हाँ। इसी कड़ी में L&T भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में मौके तलाश रही है और शायद FY 27-28 तक अपने रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करके लिस्ट भी कर दे। अच्छा, ये तो बड़ी खबर हुई। हाँ, और IT सेक्टर में भी एक बड़ा सौदा हुआ है। विप्रो ने $375 मिलियन में हार्मन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस यूनिट को खरीदा है। हार्मन, वो ऑडियो वाली कंपनी। हाँ, सैमसंग की कंपनी हार्मन, उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस यूनिट को विप्रो ने खरीदा है। इससे विप्रो के ER&D सेगमेंट को मजबूती मिलेगी। END मतलब इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल। ये वो काम है जो कंपनियां नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करने, बनाने और मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए करती हैं। तो विप्रो का ये अधिग्रहण दिखाता है कि IT कंपनियां भी अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाले हाई वैल्यू काम पर भी फोकस कर रही हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय कॉरपोरेट और आर्थिक जगत में जबरदस्त हलचल है। बड़े सौदे हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। हाँ, रेगुलेटरी बदलावों, खासकर GST को लेकर उम्मीदें और चिंताएं दोनों हैं। टेक्नोलॉजी में नई पहलें हो रही हैं, EV मार्केट रफ्तार पकड़ रहा है। तो वहीं ऑनलाइन गेमिंग जैसे सेक्टर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। ये सारे डेवलपमेंट्स न सिर्फ कंपनियों की रणनीतियों को बदल रहे हैं, बल्कि निवेशकों के लिए नए मौके भी बना रहे हैं और नौकरियों पर भी असर डाल रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही डायनामिक मतलब तेजी से बदलता हुआ दौर है ये। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। एक तरफ भारत AI, सेमीकंडक्टर्स डिजाइन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जैसे DLI स्कीम है, GPU क्षमता बढ़ाने की योजना है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसे वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमने रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी की बात की। और दुनिया भर में व्यापार को लेकर तनाव भी है। सही। ऐसे में इन महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए
किस तरह के रणनीतिक संतुलन की जरूरत होगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या रास्ता सिर्फ घरेलू क्षमताओं को मतलब अपनी कैपेसिटी को मजबूत करने का है, या फिर वैश्विक सहयोग ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ मिलकर आगे बढ़ना ज्यादा सही रहेगा? या शायद दोनों का मिला-जुला मॉडल? हो सकता है। ये सवाल आने वाले सालों में भारत की तकनीकी और आर्थिक दिशा तय करने में बहुत अहम होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।